हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 20 अप्रैल के फर्स्ट एडिटोरियल की। और ये सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले काफ़ी कुछ बताने को है। सबसे पहली चीज़, अभी तक आप अंग्रेजी पढ़ते आए हैं इस चैनल पर, अभी आप अंग्रेजी के अतिरिक्त कुछ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। आप टाइम नोट कर सकते हैं, सुबह 7 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की। एनसी सर पढ़ाते हैं आपको करंट अफेयर्स। 7 बजे प्रीमियर लगाया जाता है, तो आप साथ साथ में जब सब क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो आप उनके साथ साथ क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके, आप करंट अफेयर्स अपडेट रख सकें। ठीक है, करंट अफेयर्स हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए आपको। दूसरी क्लास जो होगी आपकी सुबह 9 बजे होती है। 9 बजे मुनफेद खान सर आपको पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सर आपको करवाएंगे, काफ़ी अच्छे से क्लासेस आपकी चलेंगी। बस आप कंटिन्यू रहिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से जैसे सर बताएं वैसे नोट्स बनाइएगा। तीसरी क्लास आपको पता है कि शाम को 5 बजे द हिंदू एडिटोरियल, ये वाली क्लास शाम को 5 बजे मिल रही है आपको। ये आप रेगुलर काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से देख रहे होंगे। ठीक है, जल्द ही रीजनिंग की क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक एडिशनल क्लास भी लगा देंगे, अंग्रेजी की क्लासेस भी बढ़ा देंगे। मैं ये चाहता हूँ अब आपसे कि जो लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग घरों में हैं, सबसे पहली बात तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स फिलहाल पूरा भारत फेस कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं। हम आम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अब ये सच्ची देश सेवा यही है कि हम लोग बाहर ना जाएं, किसी से ना मिलें। और जैसे आप समझते हैं रेल की पटरियाँ होती हैं, वो बिल्कुल एक प्रॉपर गैप के साथ रहेंगी, तो आपको पता है कि दुर्घटना नहीं होती। जैसे ही पटरियाँ नज़दीक आती, दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। ठीक वैसे ही हमें भी नज़दीक नहीं आना है, मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। जो भी नॉर्म्स हैं, पता है आपको, बहुत काफ़ी समय से 1 साल से अधिक समय हो गया है इन सब चीज़ों की चर्चा करते करते, तो आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए फेसबुक चलाने की आवश्यकता नहीं है, इंस्टाग्राम चलाने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह पे यही सब चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेंगी। ये सब टाइम वेस्ट होगा आपका। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको समय मिला है उसका भरपूर आप यूज़ करें, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें। आप चाहे इस चैनल पर पढ़ें, मैं नहीं कह रहा कि इसी चैनल पर पढ़ाई होती है, आप किसी भी चैनल पर पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्टफ़ है, कहीं पर भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी है यूट्यूब। आप कहीं पर भी जाकर पढ़ें, लेकिन पढ़ाई करें। जब ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो अब की बार क्लास में सबसे पहले स्थान पर मैं आऊँगा। ठीक है, पहले स्थान पे मेरा नंबर आएगा, मैं सबसे आगे रहूँगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप इतनी तैयारी कर लीजिए, आप ये मान लीजिए कि टाइम मिल रहा है। आपको पता है CHSL एग्ज़ाम है, OB आगे के एग्जाम्स हैं वो सब कैंसिल हो चुके हैं, आगे की डेट अब आगे बताई जाएगी आपको। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको अधिक टाइम दे रही है। आप तो इसको पॉजिटिव मानकर चलिए, बढ़िया टाइम आपको मिल रहा है, तो टाइम को यूटिलाइज़ करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितना भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करें। हमारे कुछ कोर्सेज भी चल रहे हैं एप्लीकेशन पर। अब जो एप्लीकेशन का नाम है वो आशीष क्लासेस इंग्लिश है। एक और एप्लीकेशन जल्द ही हम लॉन्च करेंगे, उस एप्लीकेशन पर और जो टीचर्स हैं उनके कोर्सेज भी हम लॉन्च कर देंगे, तो वहाँ पर भी आप ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे ऑफलाइन में आपको फील आता है वैसा फील यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि आप ये बात तो अच्छे से जानते हो कि इस चैनल पर कहीं ऐसा नहीं होगा कि टाइम वेस्ट होगा। आप 15 मिनट के लिए आए, पढ़ाई 5 मिनट हुई, ये नहीं होगा इस चैनल पर। हम लोग वास्तव में जितना समय होता है, मैंने सभी टीचर्स से भी यही डिस्कशन हमारा होता है कि जितना भी समय आप पढ़ाते हो उतना समय पढ़ाइए, ताकि बच्चे को मैक्सिमम आउटपुट मिले। बस आपको इतना सा काम करना है कि जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनको शेयर कर दिया करो। शेयर करोगे एक क्वालिटी एजुकेशन और बच्चे भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है, सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलता है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस आजकल कर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ें या फिर सीधा सर्च करें, जैसे भी आप जुड़ना चाहें। वहाँ पर हर एक क्लास का PDF आपको मिलेगा। इस क्लास के अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसका भी PDF वहाँ सेंड कर दो। भाई, हम लोगों ने इसका पेड कोर्स चलाया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको मिलते हैं, उन दोनों का PDF आपको पेड कोर्स में मिलेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, बाकी सब क्लासेस का PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, बात रही ग्रामर के कोर्स की। ये कोर्स काफ़ी दिनों से चल रहा है और यहाँ पर वर्ब का पार्ट नंबर 2 अपलोड हो चुका है, पार्ट नंबर 3 आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, आशीष क्लासेस। ये स्क्रीनशॉट पुराना है, आशीष क्लासेस इंग्लिश इसका नाम हो गया अब। इसको आप डाउनलोड कर लें। ये एडिटोरियल का कोर्स बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, तो कल से ये स्टार्ट होगा बैच। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर ये हमारा बैच स्टार्ट हो गया, वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। वेंसडे से स्टार्ट आपका बैच, ध्यान रखें, कल से वीडियोज़ मिलेंगे आपको। दोनों एडिटोरियल्स, एक तो एडिटोरियल यही होगा शाम वाला जो 5 बजे आप देख रहे हैं फिलहाल, बस फ़र्क ये है कि जल्दी मिल जाएगा एक्सेस, का PDF मिल जाएगा।
दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट को आपको मिल जाता है PDF के साथ, ठीक है। पैराजंबल क्लोज टेस्ट ये भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अब, इसको भी जल्द ही, चूँकि अब ग्रामर का कोर्स कंप्लीट होगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं पूरा इसी पर अब ध्यान लगाऊंगा, जल्दी से इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आओ स्टार्ट करें। सेविंग लाइव्स नाम से आज का एडिटोरियल है। नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, अच्छे से पढ़िए और औरों को भी सहयोग कीजिए। अगर आप पढ़ा सकते हो किसी को तो पढ़ाइए। पढ़ाने का मतलब ये नहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप किसी को अंग्रेजी सिखा सकते हो। अंग्रेजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पता है आपको, और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सफ़र करते हैं कि अंग्रेजी की समस्या उनको आती है, एक्सपीरियंस करते हैं। उनमें आप हेल्प कर सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें आप मेरे साथ यहाँ पे सीखते हो। जो भी सीखते हो उसको इम्पार्ट करो, उसको आगे से आगे बढ़ाओ। निश्चित रूप से आपको भी अच्छे से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे और लोग भी आपसे सीखेंगे। सेविंग लाइव्स का मतलब समझ गए होंगे। सेविंग का मतलब बचाना है, लाइव्स का मतलब जिंदगियां हैं, तो जिंदगियां बचाना, ठीक है। जिंदगियां बचाना ये आर्टिकल है, कोविड-19 का ही आर्टिकल है, लेकिन कोविड-19 देखते ही आप ये मत सोचा करो कि छोटा सा आर्टिकल होगा, क्या होगा, वही चीज़ें होंगी, नई चीज़ें भी मिलती हैं, पढ़ा करो आप, ठीक है। आफ्टर पेनफुली नेगोशिएटिंग न्यूमरस हर्डल्स, जिससे कोई एक नई चीज़ बताता हूँ। नेगोशिएट का मतलब आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा होगा, विचार विमर्श करना, ठीक है। यहाँ नेगोशिएट का मतलब है किसी डिफिकल्टी से डील करना, किसी मुश्किल समस्या के साथ डील करने को बोलते हैं नेगोशिएट। तो ये नेगोशिएटिंग अलग है। आफ्टर प्रेपोजिशन लग गया तो ING लग गया। मैं बता देता हूँ कारण क्या होता है, जो नए बच्चे हैं उनको। ये प्रेपोजिशन के बाद ING इसलिए लगता है क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद में। कोई भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा उसका, और किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यह है कि उसको नाउन में कन्वर्ट कर दो। और वर्ब नाउन में कन्वर्ट कब होती है? जब ING लगता है। तो ये कारण है कि ING लगता है। पेनफुली मतलब दर्दनाक तरीके से, एडवर्ब है ये। न्यूमरस का मतलब काउंटलेस होता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में होता है, काउंटलेस, अ नंबर ऑफ। हर्डल्स का मतलब बाधाएं होती है, तो ये हो जाएगा हैम्पर या ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, पहली लहर के दौरान, लहर मतलब ये पहली लहर थी, अब दूसरी लहर चल रही है कोरोना की। तो आफ्टर पेनफुली नेगोशिएटिंग, कि किसके बाद में काफ़ी दर्दनाक तरीके से हमने बहुत ज़्यादा यहाँ बाधाएं फेस की थी, बहुत ज़्यादा बाधाओं से हमारा सामना हुआ था। नेगोशिएट का मतलब यहाँ पे मैंने बताया डिफ़िकल्टी से डील करना है, तो बहुत ज़्यादा बाधाओं से हमें डील करना पड़ा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, पहली वेव के दौरान, वेव मतलब लहर, दैट यहाँ पे इस वेव के लिए आ रहा है। पीक्ड इन मिड सितंबर, जिसका पीक कब आया था? पीक का मतलब सर्वाधिक केस आए थे एक दिन, उसके बाद केसेस जो हैं बिल्कुल डाउनवर्ड चलने लग गए, नीचे आने लग गए। तो सर्वाधिक केस कब आए थे? सितंबर मिड में, पिछले साल की बात है। इंडिया अपीयर्स, उसके बाद भारत ऐसा लगता है टू हैव लर्नड, कि भारत ने सीखा है। लिटिल, लिटिल के पहले देखो ना ए है ना द है, इसका मतलब कुछ नहीं सीखा है, ठीक है। लिटिल या फ्यू से पहले अगर ना ए लगेगा ना द लगेगा तो इसको नेगेटिव आप काउंट करें, तो भारत ने कुछ नहीं सीखा। एज ए मोर फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है फियर्स, बहुत ही भयानक, कि अब बहुत ज़्यादा, उसकी तुलना में ज़्यादा भयानक सेकेंड वेव जो है इज रेवेजिंग। रेवेज का मतलब है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना या रूइन करना, ठीक है, बर्बाद करना। तो अब दूसरी लहर जो है भारत को छत विछत किए हुए है, भारत को डिस्ट्रॉय किए हुए कर रही है, ठीक है। आप समझें इसके अंदर क्या क्या समझने योग्य चीज़। दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, फर्स्ट वेव के लिए आ रहा है। फर्स्ट वेव का वर्ब है वो पीक्ड हो गया। फिर इंडिया सब्जेक्ट है, इंडिया की वर्ब यहाँ पे अपीयर्स है। फिर यहाँ पे अ मोर फेरोशियस सेकेंड वेव सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। रेवेज एक नया वर्ड है, इसका मतलब डेस्ट्रॉय या रूइन है, ठीक है। ये सब समझने योग्य था। प्रेशस टाइम, प्रेशस मतलब बहुमूल्य, इसको प्रेशस पढ़ते हैं, प्रीशियस नहीं पढ़ते। प्रेशस टाइम बहुमूल्य समय। वॉज वेस्टेड, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म में, तो बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया गया। बिफोर क्रिटिकल फैसिलिटीज बिगेन टू बी स्किल्ड अप, किससे पहले? जब क्रिटिकल फैसिलिटीज, क्रिटिकल का मतलब यहाँ महत्वपूर्ण है, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं हैं, बिगेन मतलब शुरू हुई, टू बी स्केल अप, स्केल अप का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। स्केल अप का मतलब है इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना। तो यहां इसका मतलब लिख लीजिएगा, ये स्पेस नहीं है इसमें ना, इंक्रीज या एक्सपेंड, इंक्रीज या एक्सपेंड। तो कह रहा है कि इससे पहले की महत्वपूर्ण सुविधाएं जो हैं वो शुरू हुई, स्केल अप होना। टू बी स्केल्ड अप है पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा ही किया गया होगा ना। तो महत्वपूर्ण सुविधाओं को स्केल अप किए जाने से पहले, इनको बढ़ाने से पहले बहुमूल्य समय नष्ट किया गया। टू मीट द डिमांड्स, मीट का मतलब यहाँ पे पूरा करना है, डिमांड्स मांगों को पूरा करने के लिए। मांग किसकी थी? अब द सेकेंड वेव, दूसरी जो लहर थी ना उसकी कुछ डिमांड्स थी कि अभी आपको ये सुविधाएं चाहिए, है ना, उसको पूरा करने के लिए। दैट इज एक्सेलरेटिंग, अभी सेकेंड वेव के लिए आ रहा है दैट,
वो सेकंड वेव, वो दूसरी लहर जो कि एक्सेलरेट हो रही है, तेज गति से बढ़ रही है। एक्सेलरेट का मतलब तेज गति से बढ़ना, एक्सेलरेटर होता है गाड़ी के अंदर। एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व होता है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अभूतपूर्व गति से, पेस का मतलब गति, लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन, इसका परिणाम क्या है, परिणाम ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज बीइंग ओवरवेल्म्ड, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं, हेल्थ केयर सुविधाएं जो हैं, बीइंग ओवरवेल्म्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म जहां कहीं भी लगेगा वो पैसिव है। ओवरवेल्म का मतलब होता है ओवर पावर, मतलब काबू में कर दिया जाना, कोई चीज किसी चीज पर हावी हो जाए उसको ओवरवेल्म कहते हैं। तो ये जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है, ये वो सेकंड लहर की चपेट में आ गई है, मतलब ये इस पर हावी हो गया है, ये कहना चाह रहा है। द नंबर ऑफ डेथ्स शोज अ शार्प ग्रोथ ऑफ 10.2%। नंबर ऑफ डेथ, जो मरने वालों की संख्या है, डेथ्स की संख्या है, वो संख्या को देखकर शोज लग रहा है, ये दिखा रहा है शार्प ग्रोथ, काफी तेज बढ़ोतरी हुई है मरने वालों की संख्या में, और 10.2% की दर से यहां पर मृत्यु हो रही है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझिए यहां से, प्रेशियस टाइम सब्जेक्ट था, वॉज वेस्टेड इसकी वर्ब है, बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया गया। किससे पहले? क्रिटिकल फैसिलिटी जो है शुरू हुई स्केल अप होना, जो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं वो स्केल अप होना शुरू हुई, उससे पहले प्रेशियस टाइम को वेस्ट कर दिया गया। और ये स्केल अप किस लिए की गई? ताकि जो सेकंड जो वेव है उसकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। सेकंड वेव के बारे में बताया दैट लगाकर, वो सेकंड वेव जो कि एक्सेलरेट हो रही है अभूतपूर्व गति से, बहुत तेज गति से, इसका परिणाम ये हो रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो सारी की सारी क्या हो गई हैं? ओवरवेल्म हो रही हैं। ओवरवेल्म का मतलब हो गया कि इस पर मतलब हावी हो गया है सेकंड लहर, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ शोज, अब इसमें थोड़ा सा बताया है कोमा लगा के, सेमी कोलन लगा के, ये सेमी कोलन है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि भी नंबर ऑफ डेथ्स जो है, संख्या है जो डेथ्स की, वो दिखा रही है शार्प ग्रोथ, बहुत तेज बढ़ोतरी, और गति कितनी बढ़ोतरी है? 10.2% की दर से यह मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पे प्रेशियस टाइम सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी। क्रिटिकल फैसिलिटी सब्जेक्ट था, बिगेन इसकी वर्ब थी। डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आ रहा है, इसकी वर्ब ये इज है। फिर इसके बाद में द नंबर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब शोज है, राइट। इसके आगे आ जाइए। अ मैड स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब स्ट्रगल हो सकता है, या फिर इसका मतलब रेस हो सकता है, या इसका मतलब कंपटीशन हो सकता है, ये सारे इसके मतलब होंगे। तो कह रहा है मैड स्क्रैम्बल, एक बहुत ही पागलपन से, जो मतलब एक कहें कि रेस है, या एक दौड़ है, या फिर कहें कि एक संघर्ष है, किसका? फॉर हॉस्पिटल बेड्स, हॉस्पिटल बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, मेडिसिन के लिए, वैक्सीन के लिए, ठीक है। लोग मतलब अफरा तफरी का माहौल है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें, अगर दिल्ली की बात करें, है ना, ये कुछ जगह हैं जहां पर ऐसे माहौल एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं। यहां पर काफ़ी पागलपन की तरह से, पागल एक दौड़ है, बहुत ही संघर्ष है, ना हॉस्पिटल बेड मिल पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना दवाइयाँ हैं, ना ही वैक्सीन्स मिल पा रही है। एंड लगा के एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया, इवन अ क्विक फनरल। फनरल का मतलब होता है दाह संस्कार, यहाँ तक कि, इवन का मतलब भी, यहाँ तक कि बहुत जल्दी से दाह संस्कार देखा जा रहा है। तो ये दोनों चीजें, एक तो यहाँ पे एक मैड स्क्रैम्बल और एक क्विक फनरल, इन दोनों को लगा दिया आर। ये विटनेस, आर विटनेस्ड, ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है। आर विटनेस्ड पैसिव वॉइस है, विटनेस का मतलब देखा जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है इन मैनी सिटीज, बहुत सारे शहरों में। समझ में आ गई बात? इफ द माइंडलेस रश, माइंडलेस दिमाग नहीं लगाया गया हो, ठीक है, जहां पे दिमाग अप्लाई नहीं किया गया। रश का मतलब दौड़, काफी तेज गति से अगर कोई चीज को लेकर झपटते हो उसको रश बोलते हैं, यहाँ पे भीड़ कह सकते हो। तो यहाँ पे माइंडलेस रश है, किसके लिए? कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा। कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या होता है? इसके लिए दो सिनोनिम बता रहा हूं, एक लिख लो रिकवरिंग, और दूसरा लिख लो रिकपरेटिंग। रिकपरेटिंग, ये दोनों सिनोनिम्स नोट कर लीजिए आप, ठीक है, रिकवरिंग या रिकपरेटिंग। इन दोनों का ही मतलब होता है कि भाई स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यकारी। तो माइंडलेस रश है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी मतलब माइंडलेस मतलब बिना दिमाग लगाए लोग दौड़ रहे हैं, किस तरफ? प्लाज्मा के लिए, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा के लिए, कि प्लाज्मा थेरेपी जैसे पिछली बार देखा गया था कि जो व्यक्ति ठीक हो चुका, कोविड से इन्फेक्ट हुआ, फिर ठीक हो चुका, तो उसके प्लाज्मा से दूसरा जो रोगी है उसका इलाज हो सकता है, उसको बोलते हैं। एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन, और हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए काफ़ी भीड़ है ना। इवन इन द एब्सेंस, इस स्थिति में भी कि एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, की कोई सबूत नहीं है, सबूत के एब्सेंस है, एविडेंस का एब्सेंस है, कोई सबूत नहीं है, और बेनिफिट की कोई लाभ भी होगा क्या इससे? वॉज सीन लास्ट ईयर, की कोई भी लाभ इससे देखा गया हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी हाइड्रोक्लोरोक्विन की काफ़ी रश है, और प्लाज्मा, कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा के लिए रश है, ठीक है। तो ये तो माइंडलेस एक रश है, ये सब्जेक्ट है आपका।
और इसकी जो वर्ब है ये यहाँ पे दे रखी है। भी रश किसके लिए, रश यहाँ पे देखी गई, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि if the mindless rush for convalescent plasma and hydrochloroquine even in the absence of any evidence of benefit was seen, यदि mindless rush देखा गया पिछले साल बिना दिमाग लगाए लोग मतलब लग रहे थे, भीड़ की भीड़ मतलब झपट रही थी किस तरफ की हाइड्रोक्लोरोक्विन चाहिए था, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा चाहिए था, वो भी इस स्थिति में कि कोई बेनिफिट मतलब एविडेंस ऑफ बेनिफिट कि भी लाभ का कोई सबूत यहाँ पे था ही नहीं कि कोई लाभ होगा भी क्या, बेनिफिट होगा भी क्या, फायदा ही पहुंच रहा है, फिर भी मतलब रश था। देयर इज नाउ हिस्टीरिया, तो अब की बार क्या है, देयर से देखो स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो ये इज है वो हिस्टीरिया को देखकर है। हिस्टीरिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, या फिर डेलीरियम कह सकते हो, उन्माद, डेलीरियम। तो कह रहा है कि पागलपन है किस चीज को लेकर, टू गेट रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का आपको पता है, पिछली बार हाइड्रोक्लोरोक्विन का नाम आपने सुना, इस बार रेमडेसिविर का नाम आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। फॉर हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लीडिंग टू ड्रग शॉर्टेज, और इससे हो क्या रहा है, इससे ड्रग शॉर्टेज हो रहा है, इससे दवाइयों की कमी हो रही है, ठीक है। हिस्टीरिया का मतलब नोट कर लीजिएगा। दो अ स्मॉल ट्रायल डिड शो, देखो जब डू डज और डिड लगाते हो आप मैन वर्ब से पहले, तो इसका मतलब वो इम्फेसाइज कर रहा है, इसका मतलब ऐसा होता तो था, आप किसी बात को इम्फेसिस डालने के लिए लगाते हो ऐसा। यद्यपि एक छोटा सा परीक्षण, ट्रायल मतलब परीक्षण, डिड शो उसने दिखाया तो था दैट द ड्रग शॉर्टेंड द टाइम टू रिकवरी, कि ये जो दवाई है इसने क्या किया, ये ड्रग किसका, रेमडेसिविर के लिए आ रहा होगा, तो ये जो दवाई है उसने शॉर्टन किया, कम कर दिया था टाइम टू रिकवरी, मतलब रिकवरी मान लो 10 दिन लग रहे हैं और इस ड्रग से 3 दिन में रिकवर हो गया, तो शॉर्टन तो किया था। फिर भी अब यहाँ पे एक ये अब नया वाक्य स्टार्ट हो गया, क्योंकि 2 से स्टार्ट है तो मान के चल सकते हो कि 2 क्लोज होंगे और दोनों क्लोज एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि 2 या ऑल्दो का मतलब यद्यपि, तो जैसे मैं कहूँ कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी उसके पास 10 कार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यद्यपि गरीब है, गरीब होने के बावजूद उसके पास कारें हैं, तो ऐसी मतलब सिचुएशन को डिनोट करने के लिए 2 या ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। तो यद्यपि एक छोटा सा परीक्षण जो हुआ था उसने दिखाया तो था कि ड्रग ने, इस दवा ने रिकवरी के टाइम को शॉर्टन कर दिया, कम कर दिया, फिर भी द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज सॉलिडारिटी ट्रायल, फिर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के बड़े सॉलिडारिटी ट्रायल, सॉलिडारिटी वैसे तो इसको नाम के रूप में पढ़ो आप, वैसे सॉलिडारिटी का मतलब यूनिटी होता है, ठीक है, जब सब एक मत होकर यूनिटी से काम करें उसको सॉलिडारिटी बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो काम किया, ट्रायल किया, फाउंड नो एविडेंस, उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, ऑफ इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट के, है ना, कि इसका कोई लाभ भी है, कोई पता नहीं चला, इन रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी, मृत्यु दर को कम करने में, मोर्टेलिटी मृत्यु दर, रिड्यूसिंग कम करना, इनके बाद प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग रहा है। इनिशिएशन ऑफ वेंटिलेशन, इनिशिएशन मतलब ना तो मृत्यु दर कम करने में इसका कोई एविडेंस मिला कि ये भाई बेनिफिशियल है, दूसरी बात वेंटिलेशन का मतलब वेंटिलेटर पर जब कोई व्यक्ति होता है उसको वेंटिलेशन बोलते हैं, उसके इनिशिएशन में कोई बेनिफिट मिला हो, ठीक है, वैसे वायु संचार होता है वेंटिलेशन, या फिर सब्सटेंशियल रिडक्शन, सब्सटेंशियल का मतलब कंसिडरेबल, काफ़ी ज़्यादा, सब्सटेंशियल एडजेक्टिव है, कंसिडरेबल इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, कटौती हुई हो, कमी हुई हो इन द टाइम टू रिकवरी, रिकवरी के टाइम में, ऐसा भी देखने को नहीं मिला। तो यहाँ तक तो क्या कहा कि यद्यपि एक छोटा सा ट्रायल हुआ, उसने तो दिखाया तो था, इसलिए डिड पहले ले लिया, इसने थोड़ा जोर देना चाह रहा है कि इसको दिखाया तो था कि भाई ड्रग जो है उसने रिकवरी के टाइम को कम किया, फिर भी कोमा लग गया, तो आप यट भी लगा सकते हो 2 या ऑल्दो के साथ में, आप स्टिल भी लगा सकते हो, आप कोमा भी लगा सकते हो। फिर भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सॉलिडारिटी ट्रायल हुआ उसमें कोई सबूत नहीं मिला, कोई बेनिफिट का एविडेंस नहीं मिला, किस चीज़ में, कि ना तो ये मोर्टेलिटी कम करता है, ना ही ये वेंटिलेशन के इनिशिएशन को सही करता है, ना ही यहाँ पे रिडक्शन मतलब बहुत बड़ा रिडक्शन होता है किस में, रिकवरी के टाइम में। समझ में आ गई बात। तो यहाँ अ स्मॉल ट्रायल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब डिड शो है, द ड्रग सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब शॉर्टन है, फिर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज सॉलिडारिटी ट्रायल, ये येलो कलर में है वो सब सब्जेक्ट हैं, इसकी वर्ब ये फाउंड है, ठीक है। आगे देखो, सब्सटेंशियल मतलब नोट कर लीजिएगा। बीइंग एन इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है, रेमडेसिविर के लिए आ रहा है। इंट्रावेनस मतलब जो वेन्स के अंदर दिया जाता है, वो इंजेक्शन नसों में लगता है, ठीक है, वेन मतलब नसें, तो नसों में जो इंजेक्शन लगता है उसको इंट्रावेनस बोलते हैं। तो चूंकि ये इंजेक्शन जो है नसों में दिया जाता है, रेमडेसिविर कैन बी एडमिनिस्टर्ड, तो ये फिर एडमिनिस्टर क्या, एडमिनिस्टर का मतलब यहाँ पे गिव या प्रोवाइड है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ये केवल दिया जा सकता है, पैसिव वॉइस है, कैन बी एडमिनिस्टर्ड, तो ये दिया जा सकता है
कब? ओनली इन हॉस्पिटल सेटिंग्स, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं होती है ना, प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा ही दिया जाएगा, हॉस्पिटल की देखरेख में ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि घर पे ही मतलब ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, क्योंकि ये नसों में लगता है इंजेक्शन, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस इंजेक्शन को लगाने से पहले। एंड एनी बेनिफिट माइट बी सीन, और कोई भी जो लाभ है उसको देखा जा सकता है। माइट जो है वो दूर की संभावना बताता है। माइट के बारे में आपने बचपन से सुना होगा कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी, तो दूर की संभावना उसी को बोलते हैं। वीक पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम संभावना है, क्षीण संभावना है, उसके लिए माइट लगाते हैं। और ये पैसिव और हो गया क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो कोई भी जो लाभ की स्थिति है माइट बी सीन, उसको देखा जा सकता है ओनली इन मॉडरेटली सिक पेशेंट्स। किसमें? जो ऐसा बीमार पेशेंट्स हों जो मॉडरेट हों। मॉडरेट मतलब काफ़ी ज़्यादा बीमार नहीं हो, थोड़ा सा मतलब ना कम ना ज़्यादा, थोड़ा सा मीडियम प्रकार का अगर बीमार व्यक्ति है तो उसमें ही ऐसा कोई बेनिफिट देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है, तो रेमडेसिविर सब्जेक्ट हो गया, कैन बी एडमिनिस्टर्ड इसकी वर्ब हो गई, एनी बेनिफिट सब्जेक्ट हो गया, माइट बी सीन इसकी वर्ब हो गई। ठीक है। ड्यू टू एन एक्यूट शॉर्टेज, एक्यूट का मतलब काफ़ी ज़्यादा, शार्प, तो ड्यू टू का मतलब के कारण होता है। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ बेड्स हैं, मतलब बिस्तर की कमी है, बेड की कमी है हॉस्पिटल में। द डिजीज इन मोस्ट पेशेंट्स, तो डिजीज जो है अधिकांश पेशेंट्स में, कल की क्लास में हमने बात की थी कि मोस्ट जो होता है ना, मोस्ट का मतलब अधिकांश जब हो तो उससे पहले कोई डिटर्मिनर नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। यही कारण है कि ना इससे पहले ए है और ना ही द है। ठीक है। तो कह रहा है कि एक्यूट शॉर्टेज के कारण, एक्यूट यहाँ पे एडजेक्टिव है, शॉर्टेज नाउन है, तो बहुत ज़्यादा कमी है बेड की, इसके कारण जो डिजीज है अधिकांश पेशेंट्स में इज ऑफन सीवियर, वो अक्सर काफ़ी गंभीर है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, किस समय? जब उसको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे चूंकि हॉस्पिटल बेड ही नहीं मिल पाते, इस कारण से उस समय जब एडमिशन का टाइम होता है हॉस्पिटल के अंदर, उस समय बीमारी जो है काफ़ी गंभीर होती है अक्सर। द हेल्थ मिनिस्ट्री जुलाई 2020 कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री का जुलाई 2020 का कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब नियम आदि, तो ये जो प्रोटोकॉल जारी किया था ना, ये प्रोटोकॉल जो है डज सजेस्ट, फिर देखो सजेस्ट से पहले डज दे दिया, तो मैन वर्ब से पहले डू डज डिड लगने का मतलब है कि इट एम्फसाइजेस। तो ये कह रहा है कि ये क्या करता है? सुझाता है, सजेस्ट करता है दैट रेमडेसिविर मे बी कंसीडर्ड। अब ये कंसीडर का मतलब वैसे तो मानना होता है, विचार करना होता है, सोचना, लेकिन यहाँ पे मैं कंसीडर का मतलब एडमिनिस्टर्ड मान लो, प्रोवाइड करना, गिव। तो ये यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है सजेस्ट तो करता है कि जो रेमडेसिविर है, तो रेमडेसिविर की ये वर्ब हो गई, ये दिया जा सकता है इन पेशेंट्स में, मतलब प्रोवाइड कर सकते हो पेशेंट्स को विद मॉडरेट डिजीज। कौन से पेशेंट? जिनको डिजीज जो है मॉडरेट हो, काफ़ी इंटेंस डिजीज ना हो, काफ़ी घनी मतलब गंभीर बीमारी ना हो, तभी आप रेमडेसिविर को सजेस्ट कर सकते हो। बट स्टेरॉइड्स सच एज डेक्सामेथासन, लेकिन स्टेरॉइड्स, अब सच एज का प्रयोग करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि इस प्रकार के स्टेरॉइड्स हैं। मे बी बेटर, ये स्टेरॉइड्स हो सकते हैं कि बेटर हो, मे बी संभावना बताता है, हो सकता है कि अच्छा हो। एट हेल्पिंग पेशेंट्स, किसके लिए? पेशेंट्स की सहायता के लिए। ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, कौन से पेशेंट? जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, जिनको ऑक्सीजन लग रखी है, ठीक है। और ऑन वेंटिलेटर, या फिर एक बात ये कह दो कि जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट है, तो उस समय ऐसे स्टेरॉइड्स जो हैं क्या कर सकते हैं? अच्छे हो सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। और सपोर्ट किस में कर सकते हैं? सपोर्ट इससे कर सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब आगे बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेस करते करते कोई सांस उनको आना बंद हो जाए। रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीदिंग, रिलेटेड टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने संबंधी। डेथ मृत्यु, तो उनकी मृत्यु हो जाए, इससे बचने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मे बी बेटर, मे बी ये इसकी वर्ब है। द फर्स्ट वेव इन इंडिया, भारत में जो पहली लहर थी, एंड एल्सवेयर, और कहीं और, क्लियरली हाईलाइटेड, उसने स्पष्ट रूप से ये हाईलाइट किया था द वीकनेस इन हेल्थ डिलीवरी, कि भाई कमजोरी तो है हेल्थ डिलीवरी में ठीक है, वीकनेस है हेल्थ डिलीवरी में। तो पहली वेव जो भारत में आई थी या कहीं और भी आई थी विश्व भर में, इसने स्पष्ट रूप से, क्लियरली एडवर्ब है, हाईलाइटेड इसकी वर्ब है, इसने हाईलाइट किया था क्या? कि भाई हेल्थ डिलीवरी में वीकनेस है, मतलब हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, रोबस्ट नहीं है। यट नियरली अ ईयर आफ्टर, यट फिर भी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए आता है। नियरली अ ईयर आफ्टर, लगभग एक साल के बाद, हॉस्पिटल्स वर स्ट्रेच्ड, हॉस्पिटल्स जो हैं वो स्ट्रेच किए गए। स्ट्रेच का मतलब फैलाना, स्ट्रेच का मतलब बढ़ाना, एक्सपेंड करना। तो लगभग एक साल के बाद में हॉस्पिटल्स जो हैं स्ट्रेच किए गए। हॉस्पिटल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वर स्ट्रेच्ड। बियॉन्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी के परे, ठीक है। तो कह रहा है फिर भी लगभग एक साल के बाद में हॉस्पिटल्स स्ट्रेच किए गए। बियॉन्ड कैपेसिटी मतलब क्षमता से परे,
मान लो हॉस्पिटल की क्षमता है कि 10 मरीज ही आ सकते हैं, हॉस्पिटल की क्षमता है कि भाई इतने इस प्रकार का मरीज है उसी का हम इलाज कर सकते हैं, तो इसको एक्सपेंड किया गया कि 10 से बढ़ा के 20 कर दिया आपने, कुछ इक्विपमेंट जो नहीं थे वो लगा दिए गए, इस प्रकार को बोलते हैं स्ट्रेच, फैलाना बोलते हैं, इसलिए बढ़ाई गई सुविधाएं। एंड बेड्स एंड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज, और जो बेड हैं और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज हैं वर इन शॉर्ट सप्लाई, वो क्या थे, शॉर्ट सप्लाई में थे, उनकी ठीक से सप्लाई नहीं हो रही थी। नो अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, फिर भी कोई अटेम्प्ट्स नहीं किए गए। नो अटेम्प्ट्स ये सब्जेक्ट है, अटेम्प्ट्स यहाँ पे नाउन है, नो यहाँ पे डिटर्मिनर एडजेक्टिव का काम करेगा। हैव बीन मेड नहीं बना किए गए हैं कोई भी प्रयास, पैसिव वॉइस है। ईदर बाय स्टेट, ना तो आप कहें कि स्टेट के द्वारा या फिर यूनियन गवर्नमेंट्स केंद्रीय सरकारों के द्वारा, टू सिग्निफिकेंटली ऑगमेंट बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए, ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, सिग्निफिकेंटली मतलब कंसिडरेबली, बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज को, ठीक है। फिर समझना, द फर्स्ट वेव सब्जेक्ट हो गया, हाइलाइटेड वर्ब हो गई। तो पहली वेव जो थी भारत में या कहीं और पर, उसने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया था कि हेल्थ डिलीवरी में क्या है, वीकनेस है। फिर देखो, फिर भी 1 साल होने को आ गया, उसके बाद भी हॉस्पिटल्स, 1 साल किसको होने में आ गया कि हॉस्पिटल को स्ट्रेच किया गया था कैपेसिटी से, मतलब परे स्ट्रेच किया गया, और बेड्स और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज थी वो शॉर्ट सप्लाई में थी, ठीक है। मतलब कहें कि भाई कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल्स को यूज़ किया गया, यूँ कह दो 1 साल होने में आ गया, उससे पहले वाली की बात कर रहा है। बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज है वो शॉर्ट सप्लाई में थी, उसके बाद भी 1 साल होने को आ गया, उसके बाद भी कोई अटेम्प्ट्स नहीं किए गए, कोई प्रयास नहीं किए गए, ना तो स्टेट के द्वारा ना यूनियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, किसके लिए, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाईज को बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंटली एडवर्ब है, ऑगमेंट वर्ब है, और इधर के साथ और लगता है, तो ये इधर के साथ और लग रहा है। चूंकि ये मैं ना ही ये पढ़ रहा था कि ना ही तो इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पे नो दे रखा था पहले से, वरना तो या तो ऐसा पढ़ा जाता, पॉजिटिव है वैसे तो, लेकिन नो दे दिया, इसलिए नीदर नोर का सा काम ये कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार द यूनियन गवर्नमेंट टुक 8 मंथ्स, यूनियन गवर्नमेंट को 8 महीने लगे। तो ये टुक जो है यूनियन गवर्नमेंट को देख के आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को 8 महीने लग गए, किस लिए, टू इनिशिएट स्टेप्स इनिशिएट करने में, है ना, कदम उठाने में। टू बिल्ड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, किस लिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मतलब ऑक्सीजन को जनरेट करने वाले प्लांट्स को बिल्ड करने में। दैट विल रिड्यूस, वो प्लांट्स जो कि रिड्यूस करेंगे द रिलायंस ऑन प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन, निर्भरता किस पर, इस लिक्विड ऑक्सीजन जो कि प्रेशराइज्ड, ठीक है, जो मतलब लिक्विड ऑक्सीजन तो यहाँ पे हो गया कंपाउंड नाउन, प्रेशराइज्ड इसकी एडजेक्टिव हो गया। तो कह रहा है कि यूनियन मतलब रिपोर्ट्स के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट जो है उसको 8 महीने लग गए, टुक इसकी वर्ब हो गई, किस में, इनिशिएट स्टेप्स उठाने में। स्टेप्स किसके लिए, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को बनाने के लिए, वो प्लांट जो कि क्या कर देंगे, कम कर देंगे निर्भरता को। निर्भरता किस पे, प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन पर जो निर्भरता है उसको कम कर देंगे। रिलायंस के साथ ऑन लगता है, निर्भरता के लिए बोलते हैं, डिपेंडेंस के साथ भी ऑन लगता है, निर्भरता संबंधी जो भी शब्द आएंगे वहां पे ऑन लगेगा। समझ में आ गया होगा। ऑफ द 162 प्लांट्स अप्रूव्ड, तो जो जितने भी प्लांट्स अप्रूव हुए हैं उसकी संख्या 162 है, उनमें से, ठीक है, 162 वो प्लांट जो कि अप्रूव हुए हैं। ओनली 33 हैव बीन इंस्टॉल्ड, केवल 33 प्लांट ही इंस्टॉल किए गए हैं। पैसिव वॉइस है, बीन के साथ में फिर से थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो 162 प्लांट जो अप्रूवल मिला उनमें से 33 प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया। द हेल्थ मिनिस्ट्री ट्वीटेड, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। तो हेल्थ मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है ट्वीटेड। लार्ज बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इन टेम्पररी हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं जो कन्वर्ट हुई टेम्पररी हॉस्पिटल्स में, अस्थायी चिकित्सालयों में, विदाउट नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाईज, बिना किसी आवश्यक ऑक्सीजन सप्लाईज के, टू इंडिविजुअल बेड्स, ऑक्सीजन सप्लाई मतलब प्रत्येक इंडिविजुअल बेड पर सप्लाई नहीं थी यहाँ पे, एंड सफिशिएंट केयर वर्कर्स, और ना ही देखभाल करने वाले कर्मचारी वहाँ पे थे पर्याप्त मात्रा में, कैन एट बेस्ट सर्व एज आइसोलेशन सेंटर्स। तो ये अधिक से अधिक, एट बेस्ट मतलब अधिक से अधिक, मैक्सिमम क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, केवल आइसोलेशन सेंटर्स के रूप में यूज कर सकते हो, हॉस्पिटल के रूप में यूज नहीं कर सकते इनका आप, ठीक है। तो लार्ज बिल्डिंग्स, बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनको कि टेम्पररी हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया। तो ये लार्ज बिल्डिंग्स जो हैं, ये यहाँ से सीधा जोड़ दो इसको, तो ये कैन एट बेस्ट सर्व, तो ये एट बेस्ट तो बीच में फ्रेज आ गई, मतलब मैक्सिमम, कैन सर्व ये इसकी वर्ब हो गई। इसका काम क्या हो सकता है, इसका काम ये हो सकता है कि इसको आइसोलेशन सेंटर्स के रूप में यूज़ किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है ये ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ न तो नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाईज होती हैं इंडिविजुअल बेड्स पे, और ना ही सफिशिएंट केयर वर्कर्स यहाँ पे मिलते हैं। डेस्पाइट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, डेस्पाइट है इसका मतलब के बावजूद होता है, और डेस्पाइट के बराबर आप क्या रख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ,
के बावजूद, मतलब इसमें ऑफ लगता है, इसमें नहीं लगता, क्योंकि खुद ही प्रिपरेशन है ये, आगे ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्पाइट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज प्लेइंग ओनली ए माइनर रोल, तो इस चीज़ के बावजूद कि जो निजी चिकित्सालय हैं वो केवल छोटा मोटा रोल ही अदा कर रहे हैं, माइनर का ऑपोजिट मेजर होता है, बड़ा रोल नहीं कर रहे, बड़ा होता तो मेजर होता, छोटा रोल अदा कर रहे हैं इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में लास्ट ईयर, पिछले साल। ठीक है, इस चीज़ के बावजूद कि पिछले साल जो निजी चिकित्सालय हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने में छोटा मोटा रोल ही निभाया। नीति आयोग इन 2021 रिपोर्ट सीज, तो नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट में सीज देखती है, ये आयोग, ये इसकी वर्ब, इट, इसे एज ए प्रायोरिटी, कि ये प्राथमिकता है, टू गेट प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट, कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी क्षेत्र से जुड़े हैं, वो इन्वेस्ट करें एंड एक्सपेंड, और विस्तार करें इन टियर 2 एंड टियर 3 लोकेशंस, तो ये इन 2 स्तरीय लोकेशंस में, ठीक है, इनमें इन्वेस्ट करें। बात समझ में आ गई? ये मतलब लेवल बांट रखे हैं, टियर 2 टियर 3, जैसे आपके एग्जाम होता है ना एसएससी में टियर 1 टियर 2, वैसे चरणबद्ध तरीके से ऐसे लेवल हैं ये। तो यहाँ पे क्या था कि भाई इस चीज़ के बावजूद कि पिछले साल कोविड-19 पेशेंट्स के मतलब इलाज में जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी छोटा रोल निभाया था, नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट में इसे एक प्रायोरिटी के रूप में देखती है कि जो निजी क्षेत्र जुड़े चिकित्सालय हैं वो इन्वेस्ट करें और एक्सपेंड करें इन लोकेशंस पर, मतलब ये अपना विस्तार करें, वहाँ पर हॉस्पिटल्स ओपन करें। विद द वायरस अनलाइकली, अनलाइकली का मतलब संभावना नहीं है, तो इस चीज़ की संभावना नहीं है कि वायरस को टू बी एलिमिनेटेड, पैसिव वॉइस है कि हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा इन द नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, तो ऐसी संभावना तो है नहीं कि निकट भविष्य में ही वायरस को हटा दिया जाएगा। बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड विद वैक्सीन्स, तो अधिक अच्छे से तैयार रहना, किसके साथ? वैक्सीन्स के साथ, एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, और किसके साथ? हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ, विल बी अ प्रूडेंट वे, तो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका होगा, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, टू सेव लाइव्स, किसके लिए? जिंदगियां बचाने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इस चीज के साथ कि वायरस जल्दी से तो हटेगा नहीं, ठीक है, टू बी एलिमेंट पैसिव वॉइस हो गया। बीइंग बेटर प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे बीइंग जेरेंट का काम करेगा, तो अच्छी तरह से तैयार रहना, वैक्सीन्स रखो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज रखो, तो यही जो चीज़ है वो एक प्रूडेंट वे होगा, ये वाइज तरीका होगा। वे यहाँ पे नाउन है, प्रूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, टू सेव लाइफ, जिंदगियां बचाने का। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब रिवीजन की बात करें, स्केल अप, स्केल अप का मतलब इंक्रीज होता है, एक्सपेंड होता है, तो पहले को जोड़ दिया जाए डी से। रेवेज, डिवास्टेट, तो इसको जोड़ दें ई से। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब क्या है? स्क्रैम्बल का मतलब है स्ट्रगल, रेस, कंपटीशन, ए। हिस्टीरिया का मतलब मैडनेस है, पागलपन है, डेलीरियम है, बी। और कॉन्वेलेसेंट का रिकपरेटिंग है या रिकवरिंग है, स्वास्थ्यवर्धक। ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये आज का इस वीक का सेकेंड एडिटोरियल हमने डिस्कस कर लिया है। और जो बच्चे एप्लीकेशन पर जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि सेकेंड एडिटोरियल उनको मिल जाता है, तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहें तो कल बैच स्टार्ट होगा, उससे जुड़ सकते हैं। ग्रामर का कोर्स भी जैसे मैंने कहा कि जल्द ही पूरा होने वाला है। वर्ब के बाद केवल आर्टिकल एक टॉपिक का डिस्कस करने के लिए, टॉपिक कंप्लीट हैं सारे, तो वो आप कोर्स बाई कर सकते हैं। जल्द ही क्लोज टेस्ट पैराजम्बल कंप्लीट में कर दूंगा, उसके बाद मैं कुछ नए कोर्सेज आपके लिए इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी तो नहीं बताऊँगा क्या रहेगा क्या नहीं, मैं प्लान करके अच्छे से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बस आप लोग इतना सा काम करें, मैक्सिमम शेयर करें वीडियोस को, और जो बच्चे लाइव बने हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो, वो ज़रूर से लाइक करके जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे, और सुबह 7 बजे का सेशन करंट अफेयर्स का, 9 बजे का सेशन मैथमेटिक्स का ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यकीन मानिए, कई बार छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़े सुधार की ओर ले जाती हैं, और बड़े चीज़ें प्राप्त अगर करना चाहते हैं ज़िंदगी में तो शुरुआत ऐसे ही करनी होती है आपको। बस आप स्ट्रगल करिए मेरे साथ साथ, निश्चित रूप से सफलता आपकी ही होगी। थैंक्स अ लॉट।